नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम लेके आए हैं 2011 में होने वाले जो रेट का पेपर था, उसमें ज्योग्राफी का किस प्रकार पैटर्न था। और आज अपन ज्योग्राफी के भी वही 10 क्वेश्चन आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैंने ज्योग्राफी के पेपर को इस प्रकार सेटअप किया है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, क्या आधार माना जाए, इस प्रकार से हमने सेट किया है ताकि हम इसको अच्छी तरह देख सके कि कैसा पेपर और कहाँ से क्वेश्चन उठा रहे हैं, या हम कैसे पढ़े कि कितने क्वेश्चन कहाँ से मिल सकते हैं। तो इन सभी की चर्चा अपन आज इस पेपर के अंदर करेंगे। तो पहली बात ये कि इस पेपर के अंदर, एक मिनट में इरेज कर देता हूँ थोड़ा, क्योंकि मैं पहले इनको चेक करने के लिए एक बार टेस्ट करते हैं, इस वजह से थोड़ा हो जाता है। चलो हम देख लेते हैं एक बार। और सबसे पहले आपको एक काम कर देना कि थोड़ा सी मेरी सहायता के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। देख लीजिए आप, मैंने प्रत्येक जो ये है क्वेश्चन, उसके अंदर मैंने सोर्स बताया कि ये कहाँ से लिया गया। जैसे ये देखो, एनसीईआरटी क्लास 6 के लेसन 5 है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है। ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी से उठाया गया है। अगर आप एनसीईआरटी क्लासेस देखना चाहते हो तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर एनसीईआरटी क्लासेस भी उपलब्ध है। बाकी मैं दावा करता हूँ कि ये जो आप खुद इस पेपर को देखने के बाद आप खुद को पता चल जाएगा ये कितने क्वेश्चन कहाँ से उठा रहे हैं। क्या हमें बड़ी बड़ी गाइडें पढ़ने की आवश्यकता है? क्या हम लोगों की तरह पढ़े? देखो, स्मार्ट स्टडी करनी है हमें, न कि हार्ड स्टडी। हमें स्मार्ट स्टडी से करना है कार्य, क्योंकि ये तो आप जानते हो कि दुनिया भर की किताबें, दुनिया भर का ज्ञान है। हमें क्या कहाँ से क्या पढ़ना है और कैसे पेपर को फाइट करना है, ये सबसे बड़ी हमारा पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं हम किस प्रकार क्वेश्चन आए थे। तो बात है 2011 के पेपर की, और विषय था पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी। और हमने पहले पॉलिटिकल साइंस के पेपर को कंप्लीट किया था, उसमें मैंने सोर्स नहीं बताया था, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे। अब जब भी कोई भी लेंगे पेपर तो उसका हम सोर्स बताएंगे कि ये कहाँ से उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, वही 10 क्वेश्चन है इसके अंदर भी। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये चीज आप जानते हो। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पर वर्तमान में हमारे रीट के सिलेबस से इस मतलब इस पेपर के सिलेबस में से इससे हटा दिया गया है। क्या महाद्वीप और महासागर वाले टॉपिक को हटा दिया गया है? तो इस चीज को भी आप ध्यान रखें कि जिस टॉपिक को हटा दिया गया है हम उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बाकी मैं आपको अच्छी तरह चर्चा करके बताऊंगा कि किसमें क्या प्रश्न होता है, कैसा आपको जवाब देना है। तो इसका सही जवाब आपको बताना है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया या अंटार्कटिका। तो सभी जानते हैं एशिया महाद्वीप, जो सबसे 5वीं क्लास का बच्चा भी इसका जवाब दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। यू आकार की घाटी निर्मित होती है, आपको बताना यू आकार की घाटी कौन किसके कारण निर्मित होती है। देखो, बहिर्जनित बल के कारण पृथ्वी पर परिवर्तन आते हैं, और उन्हीं परिवर्तनों के कारण यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन देखे जाते हैं जो स्थल भाग या भूपृष्ठ पर होते हैं। उसी के कारण अपर्दन, उसी को हम अपर्दन कह सकते हैं, जिसके कारण मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, या पर्वतों या चट्टानों में कटाव हो जाता है। तो आप मुझे ये बताइए, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्लास 7 की अध्याय 3 से। एनसीईआरटी की 7th क्लास के जो अध्याय 3 है, और अध्याय का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। एक मिनट, सॉरी, ये मेरा दिक्कत आ रही है थोड़ी, मैं सही कर देता हूँ। हमारी बदलती पृथ्वी इस टॉपिक से है, ये उस लेसन का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। तो देखिए, यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी का मतलब ये इस प्रकार की घाटी होगी, ठीक है। यहाँ से सतह से चिकनी होगी और नीचे से थोड़ी चौड़ी होती है, ठीक है। इस चीज को समझिए, यू आकार की घाटी से क्या मतलब था मेरा। तो अब आप मुझे ये समझाइए कि यू आकार की घाटी निर्मित होती है पहली, अब ए नदियों से, बी हिमानियों द्वारा, सी हवाओं द्वारा, डी भूमिगत जल द्वारा। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं पहला नदियों द्वारा। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि नदियों द्वारा वी प्रकार की घाटी का निर्माण होता है। कौन सी घाटी बनेगी? वी प्रकार की। हिमानियों द्वारा कौन से प्रकार की घाटी बनती है? हिमानियों द्वारा बनेगी, एक मिनट में थोड़ा पेन इजीली लेता हूं। तो हिमानियों द्वारा बनता है यू आकार की घाटी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पर मैं समझा देता हूं, हवाओं द्वारा क्या बनता है। पहले ये समझो कि इनके माध्यम से, मतलब जल, हवा, इनके माध्यम से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन हो रहे, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप समझिए, नदियों द्वारा एक तो बनाया जाता है चाप झील। क्या बनाई जाती है दोस्तों? चाप झील, जिसे हम कहते हैं गोमुख झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोमुख, गोमुख झील भी उसको कहा जाता है। कौन सी झील को? चाप झील को। देखो समझो होता क्या है, मैं आपको सभी चीज
और देखो भूमिगत जल से कुछ होता नहीं है, भूमिगत जो जल द्वारा तो वो आंतरिक है, इसको तो आप कुछ भी नहीं होता है, ये तो आंतरिक जो जल का स्तर है वो है। चाप झील में तो मैं आपको बताता हूँ कि चाप झील किस प्रकार होता है। नदियों के कारण जो भूमि पर परिवर्तन आते हैं वो समझना। जैसे माना कि यहाँ से जा रही है अपने नदी, समझना जरा दोस्तों, ये है नदी, नदी किस आकार में गमन करती है, तो विसर्पाकार या सर्पिलाकार में गमन करती है। अब जैसे जैसे क्या होता है कि जैसे यहाँ से ये नदी गई, अब देखना मैं इसको नदी के समान ही बना देता हूँ, ठीक है। यहां पर जो नदी का मुहाना खुलता है इसको कहते हैं हम डेल्टा, क्या कहा जाएगा, मुहाना, सॉरी इसको मुहाना कहा जाता है, और इसके आसपास के क्षेत्र को इसको कहा जाता है डेल्टा। जैसे सुंदरबन का डेल्टा, क्योंकि ये मुहाना था किसका, गंगा नदी का, और वहां पर कहां पर जाके खुला, इसकी बंगाल की खाड़ी में, तो हम कहेंगे उसको सुंदरबन का डेल्टा, जो गंगा नदी का मुहाना है, ठीक है। उसी प्रकार ये विसर्प क्या होता है कि जैसे जैसे विसर्प आगे बढ़ते जाते हैं ये थोड़े बढ़ते रहते हैं, ऐसे समझते रहना दोस्तों, ठीक है। और धीरे 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 क्या होता है, ये विसर्प यहाँ से टच हो जाते हैं सीधे, और ये जो जल पहले इतना मुड़ के जा रहा था अब ये थोड़ा कम मुड़ के जाता है, और ये अलग से ही ये झील बन जाती है। कौन सी झील बन जाएगी दोस्तों, ये वाली, समझना एक बार, मैं वापस आपको एक अलग कलर से समझा देता हूँ। ये झील बन जाती है, और इस झील को क्या करते हैं, देखो ये अभी ऐसे बन गई ना, ये कट के यहाँ पर ऐसे बन जाती है। बताओ ये किस प्रकार, एक चाप के समान, अर्धचाप के समान, इसलिए इसको चाप झील, या गाय के मुख के समान है तो इसको गोमुख झील भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई। नदियों द्वारा क्या परिवर्तन आता है, गोमुख झील का निर्माण होता है, इनको विसर्पाकार गति में नदियां गमन करती, इन सभी चीजों का आप ध्यान रखें। मैं और अच्छी तरह आपको जब क्लास लूंगा ज्योग्राफी की अलग से, तब मैं आपको बताता रहूंगा। पहले आप इस नॉर्मल सी बात को समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और वी आकार की जो स्थला आकृति बनाती है वो नदियां बनाती है, यू आकार की कौन बनाती है, हिमानियां बनाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चलो हवाओं द्वारा बताइए, हमारा आंसर इसमें बी होगा। पर हवाओं द्वारा क्या बनाया जाता है, मुझे हवाओं द्वारा आप समझाओगे। देखो हवाओं द्वारा आप जानते हो, हम राजस्थान के निवासी हो, राजस्थान में थार का मरुस्थल है, थार के मरुस्थल में जब तेज हवाएं चलती है तो वहां बालू का स्तूप और अर्धचंद्राकार ऐसे सब कुछ बनती रहती स्थला आकृतियां। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि वहां पर क्या बनते हैं, बालू के स्तूप बनते हैं, अर्धचंद्राकार आकृतियां बनती है, दोरे बनते हैं। इन सभी का अध्ययन मतलब परिवर्तन किसमें आता है, हवाओं में आता है। देखते हैं दोस्तों आगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, परतें किन चट्टानों में होती है। परत की बात आती है, जैसे परतें किस चट्टानों में होगी, आप ये बताइए मुझे। प्रत्येक चट्टान के बारे में भी बताना कि कौन सी चट्टान कैसी होती है, पर मुझे ये बताइए आप पहले परतें किन चट्टानों में होती है। पहले अपना आंसर ढूंढिए। ए आग्नेय चट्टाने, बी रूपांतरित, सी अवसादी, डी इनमें से कोई नहीं। तो एक बात बता दूं मैं आपको कि चट्टान तीन प्रकार की होती है, और अपना आंसर इसके अंदर होगा कौन सी में होती है, अवसादी चट्टानों के अंदर। देखो दोस्तों पहले हम आंसर को समझते, बाद में मैं सभी को समझाऊंगा। अवसादी यानी होता है अवसाद, अवसादी किससे बना है, अवसाद से। और अवसाद का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे, अवसाद यानी होते हैं छोटे छोटे कण, किसी के भी होते हैं तो उसे हम कहते हैं अवसाद। क्या कहेंगे दोस्तों, अवसाद। अब ये जब ये अवसाद होते हैं तो अवसाद क्या करते हैं कि पानी के माध्यम से या हवा के माध्यम से कहीं आकर जम जाते हैं। जैसे माना कि यहाँ पर तेज हवा या बारिश का पानी आया और ढलान का माध्यम था, इस वजह से यहाँ पर ये कोई खड्डा था, इसके अंदर आके जम गई। ये अवसाद यहाँ आके जमे तो जमते गए जमते गए जमते गए, और यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा, एक परत का निर्माण हो जाएगा। फिर दूसरा आया और ऐसे अवसाद आए, फिर परत का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर मेरा एक आपको क्वेश्चन भी दूंगा कि उस क्वेश्चन को आप करके बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम ये कह सकते हैं कि पुरातात्विक अवशेष, क्या बता रहा हूं मैं, अवशेष, पुरातात्विक या कोई भी किसी भी प्रकार के अवशेष मिलेंगे, वो कौन से सेल के अंदर मिलेंगे, आग्नेय सेल के अंदर मिलेंगे या रूपांतरित सेल में मिलेंगे। तो अवसादी सेल का अर्थ आपको समझ में आ गया, अवसाद के कारण आकर जमी हुई सेलों को क्या कहते हैं, अवसाद। फिर एक आती है आग्नेय सेल। देखो अवसादी सेल अगर बहुत समय तक अगर नीचे ये दबती गई दबती गई दबती गई, तो इसमें क्या होगा, दाब और ताप और घनत्व के कारण क्या होगा, इसके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे, और उसी सेल को हम कहेंगे रूपांतरित सेल। जैसे संगमरमर हुआ, स्लेट हुआ, ये सब किस प्रकार की सेल होती है, रूपांतरित सेल के अंदर आती है। आग्नेय सेल दो प्रकार की होती है, समझना। जब ज्वालामुखी, आग्नेय यानी होता आग, क्या समझे दोस्तों, आग, और आग का मतलब होगा कि जहां से गर्म निकलता हो। तो आग्नेय मतलब कहां से निकलेगी, आग, और आग कहां से निकलती है, ज्वालामुखी से। तो ज्वालामुखी जब भी होगा, सॉरी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का जब भी विस्फोट होगा तो वहां से निकलेगी। जैसे कि ज्वालामुखी समझिए आप, एक मिनट में अलग कलर ले लेता हूं ताकि आपको दिखे। ये ज्वालामुखी था, ये ज्वालामुखी पर्वत है, समझना मेरी बात को।
अब यहाँ से निकला, जैसे यहाँ पर ये इसमें विस्फोट हुआ तो यहाँ पर हो गई दरार और यहाँ से निकला मलबा। अब यहाँ से कुछ मलबा इसके ऊपर आ गया और यहाँ पर जम गया, इसको कहेंगे बहिर्भेदी, बहिर्भेदी चट्टाने। और कुछ मलबा इसके अंदर ही जम गया, इसको कहेंगे अंतर्भेदी चट्टाने। तो आग्नेय चट्टाने भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? बहिर्भेदी और अंतर्भेदी, बहिर्भेदी और अंतर्भेदी। ठीक है, तो बहिर्भेदी और अंतर्भेदी 2 प्रकार की आग्नेय चट्टानें होती है। रूपांतरित सेल के अंदर मैंने बता दिया, अवसादी सेल के अंदर आपको मैंने बता दिया। ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है? अगला क्वेश्चन है अपना, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या होती है? देखो मैं इस पे टिक कर देता हूं एक बार। चलो नेक्स्ट, अपना वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है दोस्तों? मुझे ये बताना आपको कि सबसे निचली परत कौन सी होगी वायुमंडल के अंदर। ठीक है, तो जल्दी से जवाब दीजिए एक बार। मैं पहला आपको बता दूं, समताप मंडल, सौरमंडल, ओजोन मंडल या आयन मंडल। आपको इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा टाइम दूंगा और इनके सभी ऑप्शन को भी मैं आपको समझाऊंगा कि कितने किलोमीटर तक इनकी होती है। तो आंसर होगा इसका सौरमंडल। सबसे निचली परत की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे सौरमंडल है। अगर हम देखें कि ये कौन कौन सी परतें होती है, तो पहले आती है सौरमंडल, फिर आती है समताप मंडल, उसके बाद आती है मध्य मंडल और उसके बाद में आता है बहिर्मंडल। ये मध्य मंडल का ही भाग होता है, समताप मंडल का ही भाग होता है कौन? ओजोन मंडल। ध्यान रखिए दोस्तों, ओजोन मंडल समताप मंडल का ही भाग होता है। तो मुझे ये बताइए आप जरा कि कितने किलोमीटर में होगा? तो ये समताप मंडल 50 किलोमीटर में फैली हुई परत होती है। इसके अंदर ही एक ओजोन नाम की गैस होती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है और उसको हम कहते हैं ओजोन मंडल। ठीक है, समताप मंडल के अंदर ही उपस्थित होता है। सौरमंडल में आप जानते हो सभी प्रकार की जो भी गतिविधियां होती है, वातावरण से संबंधित गतिविधियां, ये सौरमंडल में होती है। समताप मंडल ऐसा मंडल होता है जहां पर कोई भी वातावरणीय घटनाएं नहीं घटित होती है, सर्दी गर्मी बारिश कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो आयन मंडल, तो आप एक बात का ध्यान रखना, 13 किलोमीटर तक 13 किलोमीटर तक 13 किलोमीटर की दूरी तक कौन सा मंडल कहलाता है? ये होता है 13 किलोमीटर की दूरी तक सौरमंडल। 50 किलोमीटर, 13 से 50, ठीक है, ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक कौन सा होगा? समताप मंडल। उसी के अंदर कौन आ जाता है? ओजोन मंडल। क्या दोस्तों समझ में आ रही है मेरी बात? एक बार लाइक जरूर कर दे वीडियो को और कमेंट कीजिए, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा कमेंट करके आप बता सकते हो, कमेंट करके कि क्या समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, फिर आया आयन मंडल। आयन मंडल होता है 80 से 400 किलोमीटर की दूरी तक, जिसको हम मध्य मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं हम आगे। तो एक बार ऐसे आप बता दीजिए कि कौन कौन सा आएगा। फर्स्ट कौन सा आता है? फर्स्ट आता है सौरमंडल, सेकेंड आएगा समताप मंडल, थर्ड आएगा मध्य मंडल, फोर्थ आएगा बहिर्मंडल। ये मध्य मंडल या आयन मंडल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे वाले क्वेश्चन में। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। आपको ये बताना कि विश्व में सबसे ज्यादा लवणता कौन से सागर में पाई जाती है। हाँ, एक चीज और बता दूं मैं, ये महासागर और महाद्वीप अभी वर्तमान के रेट के टॉपिक में नहीं है। ठीक है, तो इस पे ज्यादा हम बात करेंगे नहीं। तो कौन सा सागर है जो सर्वाधिक लवणता है? आप ही जानते हो, लाल सागर, अरब सागर, मृत सागर और बाल्टिक सागर। तो आंसर होगा आपका सी, मृत सागर। ठीक है, डेड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। भारत का कौन सा गोंडवाना लैंड भूभाग से संबंधित है? गोंडवाना लैंड की बात हुई है, प्राचीन गोंडवाना लैंड की। तो हम इसका आंसर होगा, बताइए जरा फटाफट। हिमालय, गंगा का मैदान, थार का मरुस्थल और दक्षिण का पठार। ये तो 33 सागर आप जानते हो, 33 सागर का अवशेष है। चलो कौन सा होगा? दक्षिण का पठार। चलते हैं दोस्तों आगे। कुछ ज्यादा समझाने की बात नहीं है, वरना मैं आपको समझाता, इसमें कोई समझाने की बात नहीं है। और इस पेपर में हम केवल इस जोग्राफी के ही क्वेश्चन लेंगे, और वो भी 1 साल वाले के। पहले मैं क्या करता था, 2 साल वाले ले रहा था एक साथ। तो अब की बार हम 2 साल वाले नहीं लेंगे, 1 साल ही लेंगे, क्योंकि आज ये समझाने का क्राइटेरिया मैंने बढ़ा दिया है कि पेपर में कितनी सभी चीजों को समझाए तो टाइम लगेगा, इस वजह से। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरी का वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? सुंदरी का वृक्ष की मैं आपको खासियत बता दूं, पहले समझना, मैं ऑप्शन भी आपको बता दूं। ज्वारीय वन, शीतोष्ण वन, मरुस्थलीय वन और भूमध्य सागरीय वन। आप बताइए किस प्रकार का वन हो सकता है सुंदरी का वृक्ष?
आपको मैं टाइम देता, और साथ के साथ आप एक दो और भी याद कीजिए कि कौन कौन से प्रकार की वनस्पति मतलब इसके अंदर आएगी सुंदरी के वृक्ष में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इस ज्वारे वन को आपको एक ऑप्शन के लिए या आपकी सुविधा के लिए बता दूं, मैग्रो वन भी कहा जाता है। मैग्रो वन भी इनको कहा जाता है। अब बताइए आप, शायद आप, मेरे हिसाब से आपको आंसर मिल गया होगा ज्वारे वन। देखना ज्वारे वन कैसे दोस्तों, ये होते कैसे। वास्तविक तौर पे इनकी ये होंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या हम कह सकते हैं कि जहां पर समुद्री क्षेत्र होते हैं वहां पर समुद्री भूभाग के अंदर ये होते हैं, और इनकी जड़ें बहुत ही ज्यादा गहरी और मजबूत होती है। और इनमें वास्तविक तौर पे ऐसा सुंदर का मतलब ऐसा समझो कि बहुत सुंदर होते हैं, बहुत भयानक होते हैं, दलदली भूमि होती है। पर ध्यान रखना कि इसमें एक वृक्ष होता है सुंदरी का वृक्ष, वो इस वन को थोड़ा बहुत मतलब अच्छा लगाने के लिए, या ऐसे समझो कि वो अच्छा लगता है, इस वजह से हम सुंदरी के वन कह देते हैं। इन जड़ों का रंग सफेद हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी खासियत होती है कि ज्वारे वन मैग्रो वन क्या लवणीय जल में भी, मतलब जहां नमक की मात्रा होती है वहां भी ये उत्पन्न हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, सुंदरी का वृक्ष मैग्रो वन का प्रकार है, और मैग्रो वन किसको कहा जाता है, ज्वारे वन। मरुस्थलीय वन में आप जानते हो, बताइए आप ही जानते हो कौन कौन सी होती है मरुस्थलीय वन। जैसे कैक्टस हुआ, खेर हुआ, बबूल हुआ, किकर हुआ, ये किसमें आते हैं, मरुस्थलीय वन में आते हैं। और नागफनी हुई। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि अगले पेपर में से पूछ ले मरुस्थलीय वन के कौन सा मरुस्थलीय वन में नहीं है, ये हो सकता है। शीतोष्ण वन, शीतोष्ण वन के अंदर आते हैं, जैसे बांझ हुआ, चिड़ हुआ, ये सब किसके अंदर आते हैं, शीतोष्ण वन। कौन कौन से आएंगे, क्योंकि मेरे को ध्यान पता है, आप मरुस्थलीय वन तो अच्छी तरह याद होंगे, क्योंकि हम मरुस्थल हमारे राजस्थान में, इस वजह से बांझ और चिड़, ये दो प्रकार के वृक्ष के शीतोष्ण वन में आते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति में आता है संतरा, अनीर और अंजीर, सॉरी हाँ, संतरा, अंजीर, अंगूर, इस प्रकार के। ठीक है, संतरा, अंजीर, अंजीर और अंगूर, इस प्रकार के वृक्ष किसके अंदर आते हैं, भूमध्य सागरीय वन के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना सबसे कम हमारे वन ज्वारे वनी है, जिनको मैग्रो वन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है, उत्तरी भारत की बात कर रहा है, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा क्यों होती है। अब मुझे ये बताइए, उत्तरी भारत में शीतकालीन होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आप सबका जवाब रहेगा, आप ही जानते हो, माहुट कहा जाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात, उत्तरी भारत में शीतकालीन मतलब जो सर्दी के टाइम में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, माहुट कहा जाता है। और वो किधर, मतलब कौन से विभक्षों से होती है, मतलब कौन से चक्रवातों से होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून बिल्कुल नहीं, पश्चिम के चक्रवात विभक्ष बिल्कुल, आंसर आपका होगा बी, दक्षिणी पश्चिमी चक्रवात। ठीक है, शीतलहर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो शीतलहर आप जानते हो, वो ठंडी जो लहर चलती है सर्दियों के मौसम में, उसको हम शीतलहर कहते हैं, जिसके कारण हमारे जैसे फल और सब्जी होते हैं, इनमें क्या होते हैं, वो मतलब ऐसे कहते हैं कि वो शीत के अंदर आ गए या लहर के अंदर आ गए, इस वजह से उनका स्वाद बिगड़ जाता है, थोड़ा कड़वा जैसा हो जाता है, और उन जिस प्रकार से वो ग्रोथ कर पाते उस प्रकार से वो ग्रोथ नहीं कर पाते। क्योंकि दोस्तों मेरे घर में खेती होती है, तो मुझे पता है कि शीतलहर चलती है तब क्या होता है। ठीक है, और आप भी जानते होंगे, आप भी एक किसान के बेटे होंगे, तो आपको भी अच्छी तरह पता होगा, या आप भी खेती करते होंगे तो आप भी जानते होंगे इस बात को। तो सिंदरी किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। देखो दोस्तों, ये सिंदरी एक स्थान है, और ये मेरे हिसाब से झारखंड में है, झारखंड में है, सॉरी, और मैंने आपको सोर्स नहीं बताया, सॉरी, एक बार मैं वापस सोर्स बता दूं। हमारा जो ये क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन, ये आया था अध्याय प्राकृतिक और वनस्पति, एनसीईआरटी क्लास 7 से। ठीक है, और एक मिनट, बाकी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो ये इसका मैंने लगाना भूल गया, मेरे को पता नहीं रहा था, एक बार वापस मैं देख के बता दूंगा कि ये कहाँ से आया है। मेरे हिसाब से 8th क्लास की किताब में होगा। ठीक है, और सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तो 8th क्लास की किताब, पर आप क्या करना है एक बार देख लेना। ये सिंदरी है, जो स्थान था, ये यहाँ पर क्या होता था, पहले आप आंसर बताइए, पेट्रोलियम, रसायन, सूती वस्त्र, रासायनिक उर्वरक और सीमेंट, आंसर बताइए दोस्तों जरा। तो इसका आंसर होगा रासायनिक उर्वरक, और ये झारखंड में था, जिसने इसको बंद कर दिया गया रासायनिक उर्वरक के कारण। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन अब। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है, एनसीईआरटी क्लास 8 अध्याय 3 खनिज और शक्ति संसाधन, इस अध्याय से लिया गया क्वेश्चन है ये। भांगड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है,
अच्छी तरह जानते, अच्छी तरह आप बिल्कुल इस पर्सन से वाकिफ हो, क्योंकि ये सतलज नदी के किनारे है और इसकी शुरुआत 1948 में हुई थी और ये पूरी 1900 कब हुई थी, 1968 में खत्म हो गया था, पूरी की पूरी परियोजना तब कंप्लीट हुई थी और 1948 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, आप इसी प्रकार यदि आप वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। कुल मिला के सबसे बड़ी बात यह कि मैंने आज दिन तक वीडियो देखी, उस पर सोर्स नहीं बताता था कि कहाँ से लिया हुआ क्वेश्चन है। जैसे मैंने इस पिछले वाले क्वेश्चन में भी यदि भूल गया हूँ तो मैं आपको बता दूं, देख लो आप पीछे हर एक क्वेश्चन में लगा रखा मैंने। ये कुछ क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन जो आउट ऑफ या तो मैं भूल गया हूँ या रह गए। जैसे ये भी उससे ये कक्षा 8 के एनसीईआरटी के बुक से है। इसमें क्या, इस बोर्ड में मेरे को अभी तक एडिटिंग करना नहीं आता अच्छी तरह, तो क्या होता है कि मैं लगाता हूँ ना आगे तो वो डिलीट हो जाते हैं। तो इस चीज को आप समझने की कोशिश करें। बाकी सभी एनसीईआरटी 6 और 8th क्लास की क्लास से है। जब आप समझ सकते हो कि 6 और 8th क्लास से सब कुछ आ रहा है तो हम बड़ी चीजें क्यों पढ़े। एक चीज बताओ आप, पहली चीज है हम टारगेट लेके चले कि हमारा टारगेट क्या होगा। 1 मिनट में पेज ले लूं, रफ पेज ले लेता हूं। तो पहली बात तो ये होनी चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है। जब हमें रीड फाइट करनी है, जब हमें रीड फाइट करनी है तो दोस्तों फालतू की चीजें क्यों पढ़े, ठीक है। जब हमें रीड फाइट ही करनी है तो हम फालतू की चीजें क्यों पढ़ेंगे। तो फालतू की चीजें नहीं पढ़ने से अच्छा है कि हम क्या करें, एनसीईआरटी पढ़ ले, ठीक है। हम क्या पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी दोस्तों एक चीज बताऊं मैं आपको कि आप मात्र यदि रीड का ही पेपर की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम आप 6 से 8 तक की पढ़ के चले जाओ। आप अच्छी अच्छी गाइडें पढ़ रखे हो, सब कुछ पढ़ रखे हो, पर आप एक बार 6 से 8 तक की एनसीईआरटी पढ़ के चले जाओ। पॉलिटिकल साइंस के लिए आप आरबीएससी पढ़े। मैं जो कह रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनिए आप। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हो तो आप आरबीएसई पढ़े। आरबीएसई जो राजस्थान के हमारी किताबें चलती थी, और ये सिलेबस होना चाहिए 2019-20 का। आपकी किताबें लिखा होना चाहिए कि ये कब का है, तो 2019 और 20 का होना चाहिए। साथ ही एनसीईआरटी जो वर्तमान में भारत पूरे हमारे राजस्थान में भी लागू कर दी गई है, तो मेरे हिसाब से आपके घर में यदि कोई भी बच्चा होता है 6 से 8th क्लास का या आपके पड़ोस में होगा, उसकी किताबें लेके एक बार पढ़ ले, ठीक है। अगर आप परचेज नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ ऐसे कर सकते हो। अगर आप वीडियो देखकर तैयारी करना चाहते हो, जो मैंने चीजें बताई है, मैं दावा करता हूँ कि ये चीजें मैंने पहले एनसीईआरटी का वीडियो बनाया है और वो वीडियो लगभग 1 साल या 6-8 महीने पुराना है। आप उसके अंदर देखोगे ये सभी चीजें मैंने उसके अंदर बता रखी है। जब रीट का एक पेपर पूरा का पूरा उसमें से मिला हुआ है, मैं जब पेपर देखा तो मैंने सोचा यार मैं तो पुराने उसमें एनसीईआरटी के उसमें बता रखा हूँ टॉपिक जिसमें पढ़ाए थे। तो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ ले। अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो इसके डिस्क्रिप्शन बार में आपको प्रत्येक जो इसमें पेपर में दिया है उसी जैसे क्लास 8 तक रखा है मैंने, जैसे आप समझाता हूँ मैं आपको एक बार देखिए। जैसे मैंने यहाँ पर क्लास लिख रखा था, यहाँ पर क्लास लिख रखी मैंने कौन सी क्लास की एनसीईआरटी से मिला हुआ है। तो जैसे मैंने लिख रखा है ये अध्याय 7, तो मैं ऐसे लिखूंगा एनसीईआरटी क्लास 7 अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। और ऐसे लिखने के बाद इसके नीचे आपको लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बार में जाके आप पूरा वीडियो देख सकते हो, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह समझे होंगे। मेरा लगातार साथ देने के लिए और वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।